हम्म। चलिए दोस्तों, आज जो है हम क्लास 9th का एनसीईआरटी जो सीबीएसई बोर्ड का है, चैप्टर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये जो टॉपिक है वो एक प्रकार से अ, आप कह सकते हैं कि ये जो है वो उस सिचुएशन को बता रहा है, उस नाजी जर्मनी के सिचुएशन को बता रहा है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजी जो जर्मन है उनका पराजय हो रहा था। और वहाँ जो एक नाजी बच्चा है, जर्मनी का जो एक बच्चा है, वो किस प्रकार का वो वातावरण को वो महसूस कर रहा है, तो उससे संबंधित जो है इस टॉपिक के माध्यम से उसको जो है वो दिखाने का प्रयास किया गया है। ये टॉपिक जो है उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है कि इन स्प्रिंग ऑफ 1945 a little 11 years old German boy called Helmut was laying in bed when he overheard his parents discussing something in serious tone। कहता है कि 1945 में स्प्रिंग का सीजन होता है। उस समय 11 साल का एक छोटा सा जर्मन बच्चा जिसका नाम हेलमुट होता है, वो अपने बेड पे सोया हुआ होता है। तो वो सुनता है कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो कुछ सीरियस टोन में डिस्कशन कर रहे हैं। मतलब कभी कभी आप ये देखते होंगे कोई सीरियस टोन है तो भाई बच्चा लोग ना सुने, लेकिन जो बातचीत का जो टोन है वो टोन से पता चलता है कि कुछ भाई सीरियस मैटर है, सीरियस बात है। तो ऐसा ही वो सुनता है। कहता है कि हिज फादर अ प्रोमिनेंट फिजिशियन डिलीवरेट विथ हिज वाइफ whether the time had comes to kill the entire family or if he should commit suicide alone। उसके जो पिताजी होते हैं वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिजिशियंस होते हैं और उनका अपने पत्नी के प्रति वो बहुत ज्यादा डिलिबरेट होते हैं, मतलब अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन अब उनके पास ऐसा समय आ गया था कि अब उनको या तो पूरे परिवार के साथ उनको मार दिया जाता या वो अकेले आत्महत्या कर ले। तो ये सिचुएशन आ गया था कि या तो वो आत्महत्या कर ले, नहीं तो उनका पूरा परिवार जो है वो खत्म हो जाएगा। कहता है कि हिज फादर स्पोक अबाउट हिज फियर ऑफ रिवेंज सेइंग नाउ द एलाइज विल डू टू अस व्हाट वी डिड टू द क्रिपल्स एंड ज्यूस। जो उसके पिताजी थे वो डर से उस रिवेंज के बारे में बोलते हैं, उस बदला के बारे में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये बोलते हैं कि भाई अब जो एलाइज पावर हैं वो भी हमारे साथ वही करेंगे जो हमने क्रिपल और जो ज्यूस लोग हैं उनके साथ किया है। मतलब ये सिचुएशन वो था जब नाजी जर्मनी जो है वो पराजय के कगार पे पहुंच गया था। जो सोवियत सेनाएं थी या जो एलाइज पावर थी वो धीरे धीरे करके जर्मनी के शहरों को कैप्चर कर रहा था और जो नाजी लोग थे उनको ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा था। हिटलर के जो समर्थक थे उनको चुन चुन कर बाहर निकाला जा रहा था। तो उसी सिचुएशन के बारे में ये बताता है, ये बात कर रहा है कि ये जो टाइम है वो इसी प्रकार का टाइम था। कहता है कि द नेक्स्ट डे he took Helmut to the woods where they spent their last happy times together singing old children's song। अगले दिन वो जो बच्चा है वो अपने पुत्र हेलमुट को लेकर जंगलों में जाते हैं और वहां वो अ, अपनी पूरे फैमिली के साथ जो हैप्पी टाइम है, लास्ट हैप्पी टाइम वो एक साथ बिताते हैं। वहां पे ये लोग गाना वाना भी गाते हैं। मतलब एक प्रकार से वो अपने जीवन का जो लास्ट डे है उसको वो एंजॉय करते हैं अपने परिवार के साथ। लेटर हेलमुट फादर सुट हिमसेल्फ टू हिज ऑफिस। बाद में जो हेलमुट के पिताजी हैं वो अपने ऑफिस में खुद को शूट कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। हेलमुट रिमेम्बर्स दैट he saw his father's bloody uniform being burnt in the family fireplace। हेलमुट जो है उसको याद है आज भी कि जो उसके पिताजी का जो ब्लडी यूनिफॉर्म्स के साथ, मतलब खून से सना हुआ जो उनके उसके पिताजी का शव है
जो कि फैमिली फायर प्लेस के पास मतलब जो जलाया गया था। तो इस चीज को वो आज भी याद है उसको, हेलमुट को। कहता है कि सो ट्रैकुमलाइज्ड वाज ही बाय व्हाट ही हैड ओवरहेडेड एंड व्हाट हैड हैपेंड। इसलिए वो इस उधेड़ बुन में रहता है कि भाई उसने क्या सुना था और क्या ऐसा हुआ, ठीक है ना, जिससे उसके जो पिताजी थे उनको आत्महत्या करना पड़ा। दैट ही रिएक्टेड बाय रिफ्यूजिंग टू ईट एट होम। और जब इस तरीके का घटना हुआ तो वो घर में खाना खाने से मना कर दिया, ठीक है। फॉर द फॉलोइंग 9 years, मतलब आगे आने वाले 9 साल तक उसने घर में खाना खाना तक छोड़ दिया, खाना नहीं खाया, क्योंकि उसको डर था क्या, तो ही वॉज अफ्रेड दैट हिज मदर माइट पॉइजन हिम, कि उसको ऐसा डर था कि कहीं उसकी माँ जो है वो भी उसको पॉइजन न दे दे, जहर न दे दे। तो इस डर से वो 9 साल तक घर में खाना खाना छोड़ देता है। मतलब ये एक प्रकार से सिचुएशन को बताता है कि वो जो पूरा परिवार है वो किस सिचुएशन में था, कि भाई आत्महत्या करने के लिए वो मजबूर था, और परिवार के अंदर इस प्रकार का डर था कि जो बच्चा है वो घर में खाना इसलिए नहीं खा रहा है कि कहीं उसकी माँ उसको जहर ना दे दे। तो ये सिचुएशन था। कहता है कि ऑल्दो हेलमुट्स में नॉट हैव रियलाइज्ड ऑल दैट इट मीन, हिज फादर हैड बीन अ नाजी एंड अ सपोर्टर ऑफ एडोल्फ हिटलर। कहता है कि फिर भी हेलमुट जो है शायद वो इस चीज को नहीं जानता था, रियलाइज नहीं करता था कि उसके जो पिताजी थे वो एक नाजी थे और एडोल्फ हिटलर के सपोर्टर थे। मेनी ऑफ यू विल नो समथिंग्स अबाउट द नाजी एंड हिटलर। आप में से बहुत लोग जो है वो नाजी और हिटलर के बारे में जानते होंगे। यू प्रोबेबली नो ऑफ हिटलर्स डिटर्मिनेशंस टू मेक जर्मनी इनटू अ माइटी पावर एंड हिज एम्बिशंस ऑफ कंक्यूरिंग ऑल ऑफ यूरोप। शायद आप ये भी जानते होंगे कि हिटलर का जो डिटर्मिनेशन था, दृढ़ संकल्प था कि भाई जर्मनी को एक माइटी पावर बनाना है, एक सर्वशक्तिमान राष्ट्र बनाना है, और उसका एम्बिशन था कि पूरे यूरोप को वो जीते और जर्मनी को एक सशक्त राष्ट्र, एक सबसे मजबूत राष्ट्र के रूप में पेश करे, या जर्मनी को एक सबसे मजबूत राष्ट्र बनाए, ऐसा एम्बिशन था हिटलर का। यू मे हैव हर्ड दैट ही किल्ड ज्यूस। शायद आपने ये भी सुना होगा कि उसने बहुत सारे जो ज्यूस लोग थे उनको मार दिया, उनकी हत्या कर दिया। आप डिटेंशन सेंटर के बारे में सुनते हैं, कंसंट्रेशन कैंप के बारे में सुनते हैं। आज जो इजराइल राष्ट्र है, जो कि ज्यूस का एकमात्र राष्ट्र है, दुनिया भर के जो ज्यूस हैं वो धीरे धीरे करके बाद में इजराइल पहुंचे, और वो जो ज्यूस लोग थे उनका जो हिटलर था वो सबसे बड़ा दुश्मन था। क्यों था, कैसे था, इसके पीछे क्या रीजन था, इन सारी चीजों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अभी जो है बस हम यही समझते हैं कि उसने बहुत सारे जो ज्यूस लोग थे उनको किल्ड कर दिया, मार दिया। कहता है कि बट नाजिज्म वाज नॉट वन और टू आइसोलेट एक्ट। नाजिज्म जो ये आइडियोलॉजी था, तो नाजिज्म ऐसा नहीं कि कोई एक या दो इस प्रकार का कोई आइसोलेटेड एक्ट जो था वो नाजिज्म था, बल्कि क्या था, तो इट वाज अ सिस्टम। यह एक सिस्टम था, स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज। ये आइडिया का एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स, कि भाई किस प्रकार का वर्ल्ड का निर्माण होना चाहिए और किस प्रकार के जो पॉलिटिक्स हैं वो होने चाहिए। तो पूरे वर्ल्ड और पॉलिटिक्स के बारे में ये जो नाजी आइडियोलॉजी था वो अपना एक अलग कंसेप्ट रखता था। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट नाजिज्म वाज ऑल अबाउट। इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि नाजिज्म क्या था, और नाजिज्म के बारे में पूरा ऑल अबाउट करने का मतलब कि पूरा जो नाजिज्म जो आइडियोलॉजी था उसको हम इस चैप्टर में समझेंगे अच्छे से। लेट अस सी व्हाई हेलमुट्स फादर किल्ड हिमसेल्फ एंड व्हाट द बेसिस ऑफ हिज फियर वाज। हम ये देखते हैं कि भाई क्यों ये हेलमुट्स के जो पिताजी थे उन्होंने अपने आप को किल्ड कर लिया, और
उनका जो फियर था, उनका जो डर था, उसका आधार क्या था, क्यों उन्होंने ऐसा कदम उठाया। तो कहता है कि इन मई 1945 जर्मनी सरेंडर्स टू द एलाइज। 1945 ईस्वी में, मई 1945 ईस्वी में जर्मनी जो है वो एलाइज पावर के सामने सरेंडर कर देता है। एंटिसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग, Hitler, his propaganda minister Goebbels, and his entire family committed suicide collectively in his Verli bunker in April. कहता है कि अब हिटलर को पता था कि भाई हमने जो किया है, तो जब एलाइज पावर आएंगे तो वो हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करेंगे, क्योंकि हिटलर बहुत बड़ा स्वाभिमानी था। तो इसको लगता था कि अगर एलाइज पावर आएंगे तो हमारे साथ बुरा बर्ताव करेंगे, हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाएंगे। इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, एंटिसिपेट करते हुए, हिटलर, उसके साथ साथ जो उसका प्रोपोगेंडा मिनिस्टर था गोबेल्स, और उसका जो पूरा एंटायर फैमिली था, वो बर्लिन के एक बंकर में 30 अप्रैल को सुसाइड कर लेता है, मतलब आत्महत्या कर लेता है। एट द एंड ऑफ द वॉर एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स एट न्यूरेमबर्ग was set up to prosecute Nazi war criminals for crimes against peace, for war crimes and crimes against humanity। बाद में कहता है कि जब युद्ध खत्म हो जाता है तो एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स जो है वो न्यूरेमबर्ग में स्थापित किया जाता है, जिसका काम होता है कि जो नाजी वार क्रिमिनल्स हैं, ठीक है ना, उनको प्रोसिक्यूट किया जाए। ये नाजी वार जो क्रिमिनल थे वो किस लिए थे, तो इनका मानना था कि ये जो नाजी लोग थे वो वार क्रिमिनल थे, मतलब युद्ध को भड़काने के लिए या युद्ध करने के लिए यही उत्तरदायी थे, और ये शांति के खिलाफ एक क्राइम किए थे, मतलब शांति को खतरा में डालने का इन लोगों ने काम किया था। क्राइम्स अगेंस्ट पीस कहने का मतलब कि शांति के विरुद्ध इन्होंने एक घिनौना अपराध किया था। इसके साथ इनको वार क्राइम्स माना गया, युद्ध के लिए इनको दोषी माना गया, और इनको क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी मतलब मानवता के खिलाफ भी इनको युद्ध करने का या मानवता के खिलाफ जो जघन्य अपराध है उसको, उसका दोषी जो है इन नाजी लोगों को माना गया। किसके द्वारा, तो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स का जो गठन किया गया न्यूरेमबर्ग में, उसके द्वारा। कहता है कि जर्मन्स कंडक्टेड ड्यूरिंग द वॉर स्पेशली दोज एक्शंस विच, कहता है कि खास करके जर्मनी के द्वारा, जो कि युद्ध, जब पूरा युद्ध चल रहा था तो उस समय जर्मन लोगों के द्वारा जो कुछ कार्य किए गए थे, और खास करके जर्मन लोगों का वो एक्शन जो कि मानवता के खिलाफ माना गया था। तो इसको हम देखें, अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, न्यू वर्ड्स को देख लेते हैं। एलाइज क्या है, तो कहता है कि द एलाइड powers were initially led by the UK and France. To 1941, they were joined by the USSR and USA. They brought against the Axis powers, namely Germany, Italy and Japan. जो एलाइज पावर है उसके जो प्रारंभिक सदस्य थे, जिनको लीड कर रहा था यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन और फ्रांस। बाद में 1941 में यूएसएसआर और यूएसए भी इसको ज्वाइन कर लेता है। यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ। जब जर्मनी सोवियत संघ पर अटैक कर देता है तो सोवियत संघ भी जर्मनी के खिलाफ हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में सोवियत संघ जर्मनी के साथ लड़ रहा था, लेकिन बाद में जर्मनी जो है सोवियत संघ पर भी अटैक कर देता है, तो सोवियत संघ जर्मनी के खिलाफ हो जाता है और वो भी एलाइज पावर का सदस्य बन जाता है। इसके अलावा यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका युद्ध में तब शामिल हो जाता है जब जापान उसके एक जो नेवल बेस है पर्ल हार्बर, उस पर जब बमबारी करता है तो यूएसए भी एलाइज पावर का मेंबर बन जाता है। ये जो सारे लोग थे, यूके, फ्रांस, यूएसएसआर और यूएसए, ये सारे जो लोग थे
वो लड़ रहे थे एक्सिस पावर के खिलाफ। और एक्सिस पावर में कौन थे? तो एक्सिस पावर में जो मेन थे वो जर्मनी था, इटली था और जापान था। तो कहता है कि हाँ, जर्मनी का खास करके वो एक्शन जो कि केम्स टू बी कॉल्ड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, raised serious moral and ethical questions and invited worldwide condemnations. What were these acts? खास करके जर्मनी के द्वारा वो सारे कार्य जो कि युद्ध के दौरान जर्मनी के द्वारा अपनाए गए थे। ये जो ज्यूस लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में डालने का काम हो या डिटेंशन सेंटर में डालने का काम हो, तो ये सारा जो कार्य था वो युद्ध के दौरान ही चल रहा था। एक तरफ युद्ध हो रहा था, दूसरी तरफ जो हिटलर था वो इन सारे कार्यों को जर्मनी में कर रहा था, ताकि जो विश्व बिरादरी है उसका ध्यान युद्धरत जर्मनी के अंदर जो है वो ना पड़े। लेकिन बाद में जब जर्मनी पराजित हुआ और जैसे जैसे एलाइज पावर जर्मनी को कैप्चर करने लगे, तो ये सारा राज जो है वो धीरे धीरे खुलने लगा। और हो सकता है कि शायद अगर जर्मनी युद्ध में हार जाता तो ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है, ठीक है ना, होलोकास्ट का, ये जो जिसको जो जिस लोग होलोकास्ट की संज्ञा देते हैं, तो ये पूरा होलोकास्ट है वो लोगों को ज्ञान में भी नहीं आता, लोगों के मतलब विचार में नहीं आता, लोग उसके बारे में जान भी नहीं पाते। और ऐसा माना भी जाता है कि जो इतिहास जो है वो हमेशा विजेता लोगों के द्वारा लिखा जाता है। तो कुछ तो होलोकास्ट था ही, लेकिन इसके साथ ही जैसा कि आप जानते हैं कि जब विजेता लोग इतिहास लिखता है तो वो जो इतिहास होगा वो विजेता अपने अकॉर्डिंग भी लिखवाता है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि जर्मनी ने जो युद्ध के समय जो क्राइम्स किए थे, खास करके जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट उसने क्राइम किया था, वो एक प्रकार से मोरल और जो इथिकल क्वेश्चंस हैं, सीरियस मोरल और इथिकल क्वेश्चंस, उसको खड़ा किया। और वर्ल्ड वाइड जो कंडमनेशन है, मतलब पूरे विश्व के जो लोग थे उन्होंने इसकी निंदा की कि भाई इस प्रकार के जो कृत्य हैं वो किसी भी सभ्य समाज के लिए सही नहीं माने जा सकते हैं। अब कहता है कि भाई आखिर वो कौन से एक्ट्स थे जिसके बारे में पूरा विश्व बिरादरी जो है वो जर्मनी की निंदा कर रहा था। तो कहता है कि अंडर द शैडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी हैड वेज्ड अ जीनोसाइडल वॉर which resulted in the mass murder of selected groups of innocent civilians of Europe। कहता है कि जिस समय युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस समय जो जर्मनी है वो एक प्रकार से उसने एक जीनोसाइडल वॉर भी स्टार्ट कर दिया था। अब ये जीनोसाइडल वॉर क्या है? तो कहता है कि किलिंग ऑन अ लार्ज स्केल, और किलिंग ऑन अ लार्ज स्केल टू और अ डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज एक्शंस ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को मारा जा रहा है और बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो इस प्रकार का जीनोसाइडल वॉर जो है वो जर्मनी के द्वारा शुरू कर दिया गया था युद्ध के छाया में। मतलब युद्ध चल रहा है, एक तरफ तो युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ जर्मनी जो है अपने यहाँ एक जीनोसाइडल वॉर भी छेड़े हुए था। कहता है कि इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो कुछ सिलेक्टेड ग्रुप्स थे, इनोसेंट सिविलियन जो थे यूरोप के कुछ जो इनोसेंट सिविलियन थे, उनके जो सिलेक्टेड ग्रुप थे उनका मास मर्डर किया गया। मास मर्डर किया गया कहने का मतलब कि बहुत बड़ी संख्या में उनका मर्डर किया गया, उनको मारा गया। कहता है कि द नंबर ऑफ पीपल्स किल्ड इंक्लूडिंग 6 million Jews, 2 lakhs Jesups, 1 million Polish civilians, 70,000 Germans who were considered mentally and physically disabled, besides innumerable पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। कहता है कि करीब 6 मिलियन जो ज्यूस लोग थे उनको मारा गया, 2 लाख जो जेसिप्स लोग थे उनको मारा गया, 1 मिलियन जो पोलैंड के जो नागरिक थे उनको मारा गया,
70,000 जर्मनी के ही वैसे लोगों को मार दिया गया जिनको मेंटल और फिजिकली डिसेबल्ड माना गया कि भाई वो शारीरिक या मानसिक रूप से जो स्वस्थ नहीं है उनको रखने का कोई फायदा नहीं, उनको ही मार दो। इसके अलावा कहता है कि इनन्यूमरेबल पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, मतलब जितने भी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे जो नाजी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते थे या नाजी आइडियोलॉजी से अलग विचार रखते थे, तो उस प्रकार के जितने भी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे उन सारे लोगों को ही मार दिया गया। नाजी डिवाइज्ड एन अनप्रेसिडेंटेड मास ऑफ किलिंग पीपल, दैट इज बाई gassing them in various killing centers like Auschwitz। कहता है कि नाजी जो थे उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड, मतलब अप्रत्याशित तरीके से जो लोग थे उनकी हत्या की। और इसमें उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे जो वेरियस जो किलिंग सेंटर्स थे जिनको एस्टविच कहा जाता था, तो वहां गैसिंग मतलब जहरीला जो गैस है, मतलब एक सेंटर में लोगों को रखा गया और वहां जहरीला गैस छोड़ दिया गया कि भाई एक ही बार में सब जो है वो मर जाए। द न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल sentenced only 11 leading Nazis to death। न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल्स ने जो 11 जो इस तरीके के जो नाजी कमांडर्स थे या इस तरीके के नाजी जो सैन्य अधिकारी थे जो कि बहुत ज्यादा क्रूएलिटी उन्होंने किया था, तो उन लोगों को मौत की सजा सुनाई। मेनी अदर्स वर इम्पोज इम्प्रिजन फॉर लाइफ, और बहुत लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। दी retributions did comes at the punishments of the Nazi was for sort of the brutality and extent of their crimes। फिर से जब इस पर विचार किया गया तो ये ऐसा समझा गया कि ये जो पनिशमेंट दिया गया है नाजी लोगों को वो बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार का ब्रूटिलिटी किया है, ठीक है ना, और क्राइम का वो एक जो अंत सिरा है, मतलब क्राइम भी मतलब एक प्रकार से बहुत निर्दयता पूर्वक जो इन्होंने क्राइम किया है, तो उसकी अपेक्षा अगर इन लोगों को ये जो सजा दिया जा रहा है वो बहुत कम है, ऐसा माना गया। The Allies did not want to be as harsh on defeated Germany as they had been after the First World War। और इसके पीछे कारण ये था कि जो एलाइज पावर थे वो जर्मनी को उसी प्रकार से हर्ष नहीं करना चाहते थे जैसा कि इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के साथ किया था, क्योंकि इनको पता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के साथ जो अत्याचार किया गया था, जर्मनी के साथ जो ट्रीटी ऑफ वार्सलिस की गई थी, उसके सारे जो संसाधन छीन लिए गए थे, उनके जितने रिसोर्सेज थे उसको जो छीन लिया गया था, वही कारण था हिटलर के जन्म का, राइज ऑफ हिटलर का। उसका फायदा उठाकर ही हिटलर ने पूरे जर्मनी के लोगों में जो एलाइज पावर थे उनके प्रति जर्मनी के लोगों को एक प्रकार से कहते हैं कि जागरूक किया। और क्योंकि जो जर्मन जनता थी उसका स्थिति इतना खस्ता हाल था कि सारे लोगों ने हिटलर पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया। तो ये जो एलाइज पावर थे उसको लगता था कि हिटलर के जन्म का, हिटलर के राइज का कहीं ना कहीं कारण था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के साथ किया गया ट्रीटी ऑफ वार्सली, तो जिसमें उसके साथ बड़ा हर्ष ट्रीटी किया गया था। इसलिए इन लोगों ने इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बार जर्मनी के साथ उतना ज्यादा जो हर्ष ट्रीटी है या हर्ष एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक्शन है वो नहीं लिया, ताकि जर्मनी जो है वो फिर से जर्मनी में कोई और नया हिटलर जन्म ना ले। Everyone came to feel that the rise of Nazi Germany could be partially tracked back to the German experiences at the end of the First World War। इनमें से चूंकि भाई बहुत सारे जो लोग थे उनका ये मानना था कि ये जो नाजी जर्मनी का उदय हुआ है उसके पीछे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के साथ किया गया वो जो हस्ती था वो कहीं ना कहीं कारण रहा है। इसलिए इस बार नाजी जर्मनी के साथ उस प्रकार का व्यवहार नहीं किया गया, हस्ती नहीं किया गया, क्योंकि
इनको लगता था कि अगर इस बार भी जर्मनी के साथ अगर हस्तक्षेप करेंगे तो फिर कोई नया हिटलर जन्म लेगा और थर्ड वर्ल्ड वार जो है वो भी बहुत जल्द ही लड़ना पड़ेगा। खैर, तो ये था। अब कहता है व्हाट वाज दिस एक्सपीरियंसेस, अब ये क्या उनका एक्सपीरियंस था, तो हमने आपको बताया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये सारा कुछ था। तो ये जो फर्स्ट जो टॉपिक है, ठीक है ना, तो इस टॉपिक का जो हेडलाइन है उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है कि भाई नाजी जर्मनी के बारे में हम लोगों को आगे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो ये चैप्टर है बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजेदार है, हमारा सबसे फेवरेट ये टॉपिक है। तो आप जो है इसको देखिए, इससे जुड़िए और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ भी इसको शेयर करिए और इसको जो है एंजॉय करते हुए हम लोग इसको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक।